बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के ट्वीट में मैसेज और नैरेटिव दोनों क्लियर है। पीएम मोदी के साथ है मनोनीत सीएम विष्णुदेव साय और सामने है छत्तीसगढ़ महतारी। लंबे अरसे से उठ रही मांग को बीजेपी ने भांपते हुए पूरा कर दिया और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री का टैग अपने नाम कर लिया। लेकिन बीजेपी की प्लानिंग सिर्फ छत्तीसगढ़ को लेकर नहीं है। असल मुद्दे की बात अरुण साव के कैप्शन में है। 2024 लोकसभा चुनाव और पीएम मोदी पर फोकस करते हुए साव ने लिखा कि मोदी ने दिया छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री। जाहिर है बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जाति वर्ग समाज से ऊपर उठकर के संपूर्ण समाज की चिंता की। आज कम से कम हमने 3 बार के अध्यक्ष हैं साहब, वो बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी जो अभी बात कर रही है, कौन है मंत्री रहा है? इनका कहना है कि लोकसभा सामने चुनाव, इस कारण से प्रभाव डालने की सब चीजें वो खाली चुनाव को देख करके ही सोचते हैं। हम तो सर्व समाज को देख करके सोचते हैं। साफ है कि बीजेपी इस एजेंडे को लोकसभा समेत 2024 विधानसभा चुनाव में भी भुनाती नजर आएगी और इसके पीछे कुछ खास समीकरण है। 2024 के लिए बीजेपी का एसटी वर्ग पर फोकस, छत्तीसगढ़ में 34% आदिवासी वोटर, छत्तीसगढ़ की 29 सीटें आदिवासी आरक्षित, कई सीटों पर आदिवासियों का बड़ा प्रभाव, लोकसभा की 4 सीटें आदिवासी आरक्षित, छत्तीसगढ़ की 3 एसटी सीटों पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री तो दे दिया, अपनी पीठ भी थपथपा ली। लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी सियासत से अछूती कहां रहने वाली थी। कांग्रेस ने बीजेपी के मंसूबों पर सवाल किए और कहा कि बीजेपी ने हमेशा आदिवासी वर्ग का अपमान किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इसके पहले भी 3 बार अवसर मिला था। यदि उनकी इच्छा शक्ति होती तो आदिवासी समाज को इंतजार नहीं कराते। तब उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तब उन्हें न ओबीसी वर्ग की ख्याल आई थी, न उन्हें आदिवासी वर्ग का ख्याल आया था, न एससी वर्ग का ख्याल आया था। अब राजनीतिक मजबूरीवश उन्होंने विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया है। भले ही वो वाहवाही लेने की आदिवासी समाज के ऊपर एहसान जताने की बात कर रहे हों। कांग्रेस भले ही बीजेपी पर सवाल दाग रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के ही सामने है। बीजेपी ने 3 राज्यों की सरकार में जातिगत बैलेंस बनाकर कांग्रेस के ओबीसी एजेंडे और जातिगत जनगणना को धूल चटाई है। तो अब 2024 में कांग्रेस किस एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है? कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो राजनीतिक दल जब भी कोई गोल डिसाइड करते हैं या फिर लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो बहुत दूरी तक सोच के करते हैं। यहाँ एक चुनाव या 2 चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले समय के कई चुनावों को लेकर वो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और साथ ही साथ कोई 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि 8 और 10 सालों के लिए उनका लक्ष्य निर्धारित होता है। बीजेपी के मैसेज तो यही कहते हैं, किस तरह का वो नैरेटिव देते हैं वो भी ये सब कुछ कहता है कि एक विधानसभा चुनाव तो केवल उनका निशाना है, उनकी जो नज़र है वो लोकसभा चुनाव की तरफ है। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है साय साधेंगे समीकरण। जी हाँ, 2024 चुनाव से पहले विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर बीजेपी ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक बड़ा मैसेज दिया है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो वहीं बीजेपी की नजर छत्तीसगढ़ियावाद पर भी है, जिसे कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने जोर शोर से उठाया था, आपको तो पता ही होगा। तो क्या बीजेपी कमंडल से लेकर तो मंडल तक हर एक समीकरण को 2024 से पहले साध लेना चाहती है? चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं। इनके अनुभव का लाभ लेंगे और उनसे सबसे पहला सवाल भी मैं इन्हीं के से शुरू करना चाहूँगा। तिवारी जी, देखिए, एक प्रकार से एक नैरेटिव सेट कर दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश जरूर कर रही होगी, लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हो गए, बीजेपी जीत चुकी है, इसके बाद सीएम भी अनाउंस हो गया, ऐसे में आपको क्या लगता है आने वाले कुछ सालों तक, कुछ समय तक बीजेपी क्या इसी रणनीति को अपनाती रहेगी और कांग्रेस
किस तरह के विकल्प को आजमाएगी, क्या कहता है आपका गणित? ललित जी, छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री की घोषणा की गई है, आदिवासी मुख्यमंत्री की, इसके पीछे भाजपा की सधी हुई रणनीति है। उसके कई ऐसे कारण हैं। पहले कि आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश लंबे समय से भाजपा कर रही है, आरएसएस कर रही है, परंतु कहीं न कहीं आरएसएस के इस मुहिम में जिस तरह से आदिवासी शामिल हो जाएं, वो नहीं हो पाते, ऐसे उदाहरण आए हैं। आदिवासी वर्ग आज भी कांग्रेस के साथ बहुतायत स्थिति में है, कुछ परिणामों को छोड़कर। पहली बात। दूसरी बात, आदिवासी वर्ग देश भर में है और ये माना जाता है कि पूरे भारत में आज भाजपा का डंका बज रहा है। एक भी सीएम आदिवासी नहीं थे, इसलिए आदिवासी बनाया गया। साय जी जो थे, उनकी पृष्ठभूमि बहुत गजब है। उनके दादा और परिवार संघ की पृष्ठभूमि के हैं। पिछले 50 सालों से वो संघ और भाजपा की राजनीति कर रहे हैं और निर्वाचित हो रहे हैं और बेहद सज्जन, सरल, सौम्य हैं। इसलिए बनाया गया। इसलिए भी बनाया गया कि सरगुजा में एक तरफा जीत हुई है, जहां से वो आते हैं, लंबे समय से प्रतिनिधित्व करते हैं और सरगुजा में भाजपा अपनी बेहतर संभावना कल के रूप में देखती है। तो एक जिन वर्गों को वो साधने की कोशिश, जिस क्षेत्र को साधने की कोशिश कर रही है, उसको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश इसके जरिए कर रही है। दूसरा, जिस वर्ग को भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़िया व्यक्ति, उसके महत्व की बात जो कर रहे थे, उसके इतर जाना, अलग जाना एक असंभव था भाजपा को। इसलिए भाजपा ने उनके नेतृत्व में ये टीम बनाई है। दूसरे, इससे वरिष्ठ जी, सबसे वरिष्ठ हैं आज, कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, सरपंच से लेकर राजनीति शुरू की। तो ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, उनको नया नेतृत्व देने की कोशिश की गई है छत्तीसगढ़ में। भाजपा एक तरह से नई पीढ़ी, जो बहुत पुरानी पीढ़ी को छोड़कर एक नई पौध, नई टीम तैयार करने के हिसाब से, हर वर्ग को, छत्तीसगढ़ को आदिवासी इलाका माना जाता है। उस आदिवासी इलाके को प्रतिनिधित्व की मांग समय समय पर उठती है। उन मांग पहले भी उठी है और पहले भी अपनी उपेक्षा के आरोप यह वर्ग लगाता रहा है। और इन वर्गों के, इन क्षेत्रों में जिस गति से विकास होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, कहीं कहीं अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो तो डेवलपमेंट नहीं देखा गया। आकांक्षाओं को देखते, एक रणनीति को देखते हुए यह घोषणा की गई है, ऐसा लगता है। जी, चलिए अब राजनीतिक मेहमानों का भी रुख करता हूं। प्रवीण साहू हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हैं। प्रवीण जी, देखिए, ये लगातार कहा जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल है और आदिवासियों को मनाने में बीजेपी अब तक नाकामयाब रही। जहां जहां रही है उसको नुकसान झेलना पड़ा। इस बार आपने आदिवासी सीएम बनाकर क्या केवल छत्तीसगढ़ साधने की कोशिश की या फिर पूरे देश भर में आपने ये संदेश दिया है? देखिए, सबसे पहले मैं भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सामाजिक चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, और साथ ही पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं का भी नमस्कार, आपको नमस्कार। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि केवल इस राज्य की बात नहीं करें, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या किसी भी समुदाय विशेष का हो। देखिए, धर्म विशेष या समुदाय विशेष की राजनीति हम नहीं करते, हम सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए चाहे आदिवासी वर्ग की बात करें या ओबीसी वर्ग की बात करें, हम वर्ग विशेष की बात नहीं करते हैं, हम सभी की बात करते हैं, चाहे वो आदिवासी हो या कोई भी हो। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस की रीति नीति रही है, देश को जाति में बांटने की बात करें, जो इनका प्रयास था वो असफल रहा। जिस प्रकार अपने काम को गिनाने को छोड़कर प्रदेश के सहित पूरे देश को जातीय जनगणना के माध्यम से तोड़ने का प्रयास जो उन्होंने किया वो असफल हुआ। लेकिन देश की जनता ने देखा कि एकजुट करने का कोई काम करती है इस देश को तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सुशासन का काल दोबारा वापस आ चुका है। और
कल पूरा प्रदेश देखेगा कि इस प्रकार सुशासन की गरिमा जो है उसको बनाई जाती है और सुशासन की गरिमा को बढ़ाते हैं, विकास की गाथा को हम गढ़ने वाले हैं। प्रत्येक वर्ग का विकास होगा। यह कहना गलत होगा कि केवल आदिवासी चेहरे को हमने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में अनुभूति कर रहा है कि वह सीएम है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी है। प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे दायित्व कोई भी हो, बार-बार कह रहा हूं, वह अपने अंदर भाव लेकर चलता है कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र के समर्पण में उसकी महती भूमिका हो। देखिए, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, लेकिन प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है कि राष्ट्र हित में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए वो प्रत्येक वर्ग को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। धर्म विशेष की राजनीति तो केवल कांग्रेस करती है। इसलिए जब 2014 में सत्ता से बाहर गए थे तो इन्हीं के केंद्रीय आलाकमान के नेता ने कहा था कि कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण यह है कि ए के एंटनी जी ने कहा था कि ये लोग प्रो माइनॉरिटी हो चुके हैं और एंटी मेजोरिटी हो चुके हैं। तो जातीय और धर्म की लड़ाई केवल कांग्रेस करवाती है। जी नितिन जी, क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, आप आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठती रही है, आप भी उठाते रहे, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा तो यही कहेगा कि जो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया वो बीजेपी ने दिया। आप क्या कहेंगे? इसके बावजूद आप उनकी मंशा पर सवाल अभी भी खड़े कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को मैं बधाई देता हूं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही उनके कल गठन होने वाले मंत्रिमंडल को भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये 15 साल सत्ता में रहे। 15 साल में इनको कभी ये ख्याल में नहीं आया कि कितने ओबीसी चुनाव जीते हैं या कितने आदिवासी चुनाव जीते। ये राजनीतिक लाभ के लिए हमेशा निर्णय लेते हैं। इनके हर निर्णय के पीछे राजनीतिक लाभ होता है। ये कह रहे थे कि अभी जाति और धर्म, तो पूरा देश जानता है कि जाति, धर्म, बंटवारे, इन सब के नाम पर राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, जनता ने जनादेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। तो एक सशक्त विपक्ष के रूप में बैठकर हमने जो ये मोदी की गारंटियां भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के समय दी हैं, तो मोदी की गारंटी को ये तत्काल पूरा करें। मैं तो आशा करता हूं कि विष्णुदेव साय जी कल शपथ लेते ही जिन बातों पर उन्होंने वोट लिए हैं उन बातों को पूरा करें। नहीं तो विपक्ष कमजोर नहीं है छत्तीसगढ़ में। सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे इस प्रदेश के मुद्दों के लिए, इस प्रदेश के हित के लिए, इस प्रदेश के युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए। पर अभी तत्काल कुछ कल तक के शपथ ले लें। शपथ लेने के बाद आगे की क्या रणनीति, उसके बाद ही कुछ मेरा कहना मुझे लगता है उचित होगा। बिल्कुल निश्चित ही आप बाद में रणनीति तय करेंगे जब तक उनके सारे मिनिस्टर अनाउंस नहीं हो जाते। जी बिल्कुल। चलिए प्रवीण जी, आप मुझे बताइए, देखिए वो कह रहे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ महतारी को आप भूल गए चुनाव जीतने के बाद, और आपने जो मैसेज दिया उस मैसेज में छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो भी दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको लगने लगा कि ये सब चीजें नुकसान दे सकती है बीजेपी को आने वाले समय में? ये 5 सालों का कार्यकाल है 1947 से लेकर सन 2000 अब ये छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लग रही है, इससे पहले नहीं लगती। जी वही सवाल मैंने उनसे पूछा है। महतारी की सेवा का भाव इनके मन में नहीं आया। जी वही मैं कह रहा हूं कि इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और हम ही संभालेंगे। इस राज्य के प्रति घृणा का भाव कांग्रेस पार्टी का रहा है। इसलिए चाहे 2000 से लेकर 2003 का कार्यकाल देख ले या वर्तमान में पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल देख ले, केवल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। लेकिन जनता जानती है कि पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जब सेवा काल था तब प्रदेश ने विकास की गाथा को देखा था। उस विकास की गंगा को किसी ने रोकने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया, लेकिन वो विकास की गंगा कल से दोबारा बहने वाली है। हमने जो भी गारंटी दिए थे सारे पूरे होने वाले हैं। प्रत्येक गारंटी की पूर्ति होने वाली है। कर दो भाई, इस गारंटी के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे आवास का विषय हो, चाहे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला, विवाहित महिला को 12,000 मिलने की बात हो या अन्य जो भी विषय हो, सारे वादों पर हम खरे उतरेंगे क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं क्योंकि हमारे नेतृत्व ने पहले ही कहा था कि जैसे ही इस कैबिनेट की पहली बैठक होगी सर्वप्रथम आवास स्वीकृत किया जाएगा। और तो और वित्त डेट दोबारा बताता हूं, इस प्रदेश की जनता को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के माध्यम से 2 साल के बोनस के साथ 25 दिसंबर को एक मुफ्त भुगतान धान का मिलेगा। जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 2 साल का बोनस देंगे, 5 साल तक बोनस की याद नहीं आई। इसलिए जनादेश के माध्यम से जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन हमने वादा किया था, उस वादे की हम पूर्ति 25 दिसंबर। चलिए आप वादे की पूर्ति करने वाले हैं। जी बिल्कुल, 5 साल आपको ये करना ही होगा क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है।
लेकिन क्योंकि सशक्त 5 विपक्ष साल का होना इसके पहले बहुत 15 जरूरी है, साल तक तभी कोई तो वादों की पूर्ति नहीं हुई। पुनीत भाई, हाँ चलिए चलिए, पुनीत भाई, आप ही के पास आ रहा था नितिन जी, आप ही के मुझे पास। बोलने, जी जी मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी नितिन जी, आप ही के पास। 15 साल तो वादों की पूर्ति हुई नहीं। 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आदिवासी को गाय देंगे। आदिवासी घूम रहे थे, जिन आदिवासियों की ये बात कर रहे हैं, आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात की थी, प्रत्येक आदिवासी के परिवार को नौकरी देने की बात की थी। न आदिवासी को जर्सी गाय मिली, न नौकरी मिली। 15 साल में इनको अंतिम के 10 साल याद नहीं आते। इन्होंने धान के समर्थन मूल्य में 2100 रुपए खरीदी और 300 बोनस देने की बात की थी, नहीं दिया। अब ये बोल रहे हैं कि हम देंगे। ये ओवरऑल आप देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोकसभा चुनाव में किस प्रकार दिग्भ्रमित करके आपने तो 3200 की बात की थी, वोट बटोर सकते। जनता ने वो नहीं माना 3200 का, उनके ऊपर विश्वास किया। 3200 की बात की थी, पर जनता ने इनके 3100 के झूठ माना, को उनकी 3100 को मान लिया जनता ने। का जो तो जनता जनार्दन है। पुनीत भाई, ये जो 2500 का 3100 हुआ, ये हमारी सरकार की देन है। हमने इसकी शुरुआत की, उसके बाद इनको ये ध्यान में आया कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य, उचित मूल्य देना चाहिए। नहीं तो इन्होंने तो किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, अच्छे दिन की बात कही थी, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी। ये भी सारी गारंटियां मोदी की थी। ये गारंटियां मोदी की पूरी नहीं हुई। हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। हमारा एक एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है और लोकसभा में मुंह तोड़ जवाब देंगे। विधानसभा के जनादेश का जो इनको दिया है, सारे विषयों पर फेल रहे, इसलिए जनता ने जनादेश देते हुए भारतीय जनता पार्टी को। चलिए मैं एक बार राम अवतार तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। देखिए तिवारी जी, जातिगत जनगणना की बात हो या फिर ओबीसी का मुद्दा हो, ये एजेंडा जो उठा रही थी कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि अब सभी पार्टियां जो है, अब उनके सामने तो बीजेपी है, तो ये सब सचेत हो गई हैं कि इस तरह का कोई भी मुद्दा जो कहीं ना कहीं वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश में दिखाई देती है। देखिए बीजेपी ने बैलेंस कर लिया, तीनों ही राज्यों की बात करें, बैलेंस करती हुई दिखाई दी है। जी तिवारी जी, देखिए जो निर्णय हुए हैं भाजपा के मुख्यमंत्री चयन में या और काम में, वो आगे वाले राजनीति को देखते हुए निर्णय हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे पूरा छत्तीसगढ़ में, चाहे किसानों की राजनीति हो, जिस अनुसार से छत्तीसगढ़ में किसानों को यहाँ धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देने का निर्णय लिया गया है, वो निर्णय जो है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। पहले ये निर्णय लेने को तैयार नहीं थी भाजपा, अब तैयार हुई, देने जा रही है, पुराना बोनस देने जा रही है। तो एक अच्छा निर्णय है किसानों के हितों पर। किसान जो सामान्य वर्ग है, किसान जो है, गरीब है, उसके उपज का अच्छा मूल्य देने की कोशिश हुई है, इसका स्वागत होना चाहिए। और आगे जाके इस पर और ज़्यादा विस्तार से हो, देश भर के किसानों को इसका फायदा हो तो ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि मुफ्त में आगामी 5 साल ऐसे भी मोदी जी ने मुफ्त अनाज देने की, गरीबों को सस्ते में अनाज देने की घोषणा की है। ऐसे परिस्थिति में अनाज का पैदावार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चावल जरूरत है, वो हमारा राज्य उत्पादन कर रहे हैं, किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा और लाभ मिल पाए, ये अच्छा निर्णय है। इन निर्णयों को अगर पहले कर दे जाते तो किसान और खुशहाल होते हैं। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि पहले निर्णय अगर ऐसे हो जाते तो जो है किसान खुशहाल होते। देखिए प्रवीण जी, आपके सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है, चुनौतियां तो कम नहीं है, और एक मजबूत विपक्ष की बात ही, कांग्रेस भी यहाँ मजबूती से खूंटा गाड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पिछले 5 साल तो उन्हीं के थे। बहुत सारे मुद्दे उनके इर्द गिर्द भटकते हुए दिखाई देंगे, तो आपको हर जगह कैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। आप उस चुनौती को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त इतना आसान नहीं होने वाला है? की चुनौती देखो, जिस प्रकार हार के बाद इनके यहाँ तो हाहाकार मचा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बघेल जी को दोष दे रहा हो या टीएस सिंहदेव जी को दोष दे रहा हो, जनता जानती है कि गुटों में बटी हुई पार्टी पहले भी थी और अभी भी बटी है कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार बृहस्पति सिंह ने गंभीरतापूर्वक आरोप लगाया, इनके पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने किस प्रकार कहा कि प्रदेश के प्रभारी कार्यक्रम के माध्यम से उगाही करते थे और 7 लाख रुपए देने की बात कही है। तो ये निश्चित रूप से गुटों में बटी हुई पार्टी है। जिस प्रकार देखिए हमारे मुख्यमंत्री का चुनाव निर्विवाद रूप से हो चुका है, इनके यहाँ तो
देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में देखेंगे लात घुसे सब चलने वाले हैं, तो ये विपक्ष की भूमिका कहां निभाएंगे? पहले तो आपस में लड़ेंगे कि नेता प्रतिपक्ष को हो, पहले तय कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश को विपक्ष की भूमिका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा मंत्रिमंडल है वो सचेत रूप से अच्छा काम करेगा, और जो विधायक जो है जो नहीं सर, लोकतंत्र में तो विपक्ष की भूमिका बहुत अहम है सर। लोकतंत्र है ही इसलिए खूबसूरत लोकतंत्र को कहा जाता है, क्योंकि विपक्ष मजबूती के साथ वहां पर रोकता है पक्ष को। में ये बोल दिया कि यहाँ विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष की आवश्यकता मैं वही कह रहा हूं। आप 15 थे तब भी हमने सम्मान दिया। नहीं, उनके कहने का मतलब वो काम इतना अच्छा करने वाले जरूरत नहीं पड़ेगी रोकने की। 4 दिन हुए नहीं चुनाव को जीते, वही कह रहा हूं मैं। इतना लड़ते रहेंगे, विधानसभा में आएंगे ही नहीं। मैंने यह कहा कि मंत्रिमंडल तो अपना काम करेगा ही, साथ ही जिन विधायकों को मंत्री का दायित्व नहीं मिलेगा वो भी पूर्ण सचेत रूप से अपने विधानसभा के पटल पर काम करेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कोई सत्ताधारी पार्टी केवल आती है तो केवल इस राष्ट्र धर्मों को निभाने के लिए आती है, सेवा का काम करने आती है। इसलिए सचेत रूप से प्रत्येक विधायक विधानसभा के पटल पर, धरातल पर जो अवसर काम करने का मिलता है उसको रखेंगे। हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है इनके तरह। जिस प्रकार आदरणीय टीएस सिंहदेव की बात करूं जो त्याग पत्र देते हैं, या मैं बात करूं मोहन मरकाम की, या तो बात करूं दीपक, सबके सब मूक दर्शक बने रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता ये मनमुटाव की खबरें तो नितिन जी आई, आपके यहाँ से आई है, इसमें तो आप नकार नहीं सकते। हारने के बाद थोड़ा निराशा का दौर रहता, लेकिन ये मनमुटाव तो हमने देखा है किस तरह के आरोप कुमारी शैलजा पर भी लगाए गए, साथ ही आरोप लगाए गए। इनको आप कैसे निपटेंगे? इनसे पहली तो ये चुनौती है आपके लिए, आपको इसको मैं मानने में परहेज नहीं होना चाहिए। अगर ये चुनौती है तो कैसे निपटेंगे? और दूसरी बात, आपके सामने सबसे बड़ा पद है नेता प्रतिपक्ष का, उसका निर्धारण कैसे करेंगे? क्योंकि आप आदिवासी मुख्यमंत्री हो गया, क्या नेता प्रतिपक्ष ओबीसी से होगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसकी चयन की प्रक्रिया, मेरा इशारा चरणदास महंत की तरफ भी है। बहुत जल्द मैं अधिकृत नहीं हूं घोषणा करने के, वो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 2-3 दिन में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा भी हो जाएगी कांग्रेस पार्टी से। दलेश्वर साहू जी है, उमेश पटेल जी है, हमारे बीच में क्या चल रहा है इसकी चिंता करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा, मुस्तैदी से लड़ेंगे, डट कर विधानसभा में काम करेंगे। इन्होंने तो विपक्षी नहीं होना चाहिए बोल दिया, तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा को मानते ही जो है आपस में लड़ेगा, ये कह रहा हूं मैं। आप निराशा का देखिए स्वभाव ऐसा देखिए कि मेरे वक्त तो गलत फोटो पेश कर रहे हैं। मैं आपकी निराशा को समझ सकता हूं नितिन जी। विपक्ष रहेगा, विपक्ष लड़ेगा, विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा, और ये बात आप मान के चलिए कि ये विधानसभा हार का बदला हम इस छत्तीसगढ़ में लोकसभा में लेंगे। और जिस गारंटी की बात कर रहे हैं, ये जिस गारंटियों की बात कर रहे हैं, और कहिए मैं देखता हूँ वो गारंटियां कैसे पूरी होंगी। एक तरफ आप कहते हैं कि ईवीएम हैक हो चुका है, और दूसरा कहते हैं कि मैंने तो बोला ही कर रहे हैं। पहले आपने क्लियर कर लीजिए, खुद ही बोल रहे हैं सर। विधानसभा तो खत्म हो गया, अब लोकसभा का ध्यान रखना है आपको। 4 में से 3 सीटें उनके पास है जो आदिवासी वर्ग की है। संचार विभाग के अध्यक्ष स्वयं कहते हैं अभी 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पास है सर। ये प्रमाणित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है। नितिन जी इस बात को अस्वीकार करते कि ये हैक नहीं हुआ है, और आपके अध्यक्ष संचार विभाग के अध्यक्ष, समय कम है सर, एक आखिरी कमेंट मुझे लेना है। ये हैक हुआ है, पूरे देश की राजनीतिक दलों को शंका है, शंका का समाधान होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए एक आखिरी बात बता दीजिए, आपके एजेंडे में छत्तीसगढ़ियावाद भी रहेगा, कल डेप्यूटी मेहतारी की प्रतिमा भी रहेगी, फोटो भी रहेगा जी, आदिवासियों पर मुख्य फोकस भी रहेगा। प्रवीण जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया जी। प्रत्येक मैंने पहले अपने, क्योंकि आपने कमंडल से मंडल सबको साधने की कोशिश करते हुए आपकी पार्टी दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के सर्वे भाव से भवन्तु हम सुखिनः प्रदेश में जो है सेवा का काम करेंगे। चाहे प्रत्येक वर्ग हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। चलिए ठीक है, एक आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट नितिन जी, आखिरी कमेंट। बिल्कुल मेरे पास समय कम है, आखिरी कमेंट नितिन जी, कैसे आप लड़ेंगे? देखिए अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, काम करेंगे। जी अरे मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं बोलने जी जल्दी आप मुझे। ये जिन गारंटियों को लेकर आए हैं, जिन गारंटियों को लेकर इन्होंने जनता को भ्रमित किया है, ठीक है, हम तो अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी हनीमून पीरियड है इनका, इनको अभी हनीमून मनाने दीजिए, महीना 2 महीना निकल जाए। 25 तारीख भी सामने है। मुझे तो बड़ा दुख होता है, आज
एक प्रदेश का एक नागरिक ने मुझे बिजली का बिल दिखाया, बोले भैया अब ये आधा नहीं आएगा, बड़ा दुखी था वो। तो जो योजनाएं हमने चलाई हैं इस प्रदेश के विकास के लिए, ये उन योजनाओं पे भी ध्यान दें, उन योजनाओं पे भी काम करें, क्योंकि उन योजनाओं की तारीफ केंद्र में बैठी केंद्रीय संसदीय समिति ने संसद में भी की थी और इस प्रकार की योजनाओं को पूरे देश में लागू करने की बात कही थी। तो हम चाहते हैं जनहित और राष्ट्रहित में जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित है उस पर भी ये फोकस तिवारी जी, करें। एक आखिरी कमेंट, बिल्कुल मेरे पास समय कम है। तिवारी जी आखिरी कमेंट। देखिए अब किस तरह की रणनीति कांग्रेस को अपनानी चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस के सामने एक लक्ष्य 2024 के चुनाव का तो है ही। बीजेपी तो पूरा सेट कर चुकी है, जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठा था कांग्रेस ने उसको भी बैलेंस कर दिया। अब अगर हम देखें तो बीजेपी के पास तो मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास क्या है? एक आखिरी कमेंट आपसे। और ये राजनीति किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अभी डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब छत्तीसगढ़ जो खनिज संपदाओं से भरपूर राज्य है, जी वहाँ बहुत तेजी से विकास की संभावनाएं हैं। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर दोनों पार्टी काम करें, बेहतर तरीके से इस राज्य को विकास की तरफ ले जाएं। अब इसमें दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को अभी चीजों को समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो वादा किया है भाजपा ने, उसको कितना पूरा कर रही है। उसको निगाह, विपक्ष का काम ही है लोकतंत्र में निगाह रखना। बिल्कुल छाया मंत्रिमंडल माना जाता है विपक्ष को, तो वो निगाह रखे कि जनता के हितों पर किस तरह काम कर रहे हैं। अगर जनता के हित में काम नहीं कर पा रही भाजपा सरकार, तो चलिए बिल्कुल, मेरे पास समय उतना ही था। तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए प्रदेश से देश को बीजेपी ने एक संदेश दे दिया, नैरेटिव सेट कर दिया है। साय अब समीकरण जो साधते हुए नजर आएंगे वो 2024 का होगा। कांग्रेस भी इसके लिए तैयार है। आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला थमता नहीं।